नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और बुलेटिन में सबसे पहले देखिए 10 बड़ी खबरें। मुंबई के ड्रग्स मामले में लगे आरोपों के बीच एनसीबी मुंबई के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली पहुंचे समीर वानखेड़े ने कहा है कि उन्हें बुलाया नहीं गया है, बल्कि ये उनका दिल्ली दौरा पहले से फिक्स था और वो यहाँ अपने किसी काम से आए हुए हैं। अरे मैं प्री प्लान कोई मीटिंग है उस वजह से भाई। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इससे पहले कोर्ट ने एनसीबी को सोमवार तक जवाब फाइल करने को कहा था। आर्यन की अर्जी एनडीपीएस कोर्ट में 20 अक्टूबर को खारिज हो चुकी है। इसके बाद उनके वकील सतीश मान शिंदे और अमित देसाई बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने सुनवाई के लिए आज की तारीख दी है। आर्यन अभी आर्थर रोड जेल में बंद है। आर्यन खान ड्रग्स केस में एक और बड़ा मोड़ आ सकता है। इस मामले में इंडिपेंडेंट गवाह केपी गोसावी जल्द सरेंडर कर सकता है। उसने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया है। तो सर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की कोई बात हुई थी क्या सर? एक्सटॉर्शन की कोई बात हुई थी क्या? नहीं वो कोई बात नहीं है। वो तो मतलब अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट हुई है तो पुलिस वाले वो सारा रिकॉर्ड निकालेंगे जी। उसमें मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना समीर सर के साथ में मेरा वैसा कुछ बात है, ना किसी का नाम दे जी। बेटा मुझे ये से थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे थे कि आपकी वजह से वो पकड़ा गया, आपके सेल्फी की वजह से वो पकड़ा गया है जी। तो उसके बारे में मेरे पास में काफी डिटेल्स है। केपी गोसावी ने 25 करोड़ रुपए की उगाही करने की बात को भी गलत बताया है। केपी गोसावी ने बताया कि उसे धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं। इसके अलावा उसने ये भी दावा किया है कि जिन नंबरों से उसे कॉल आ रहे हैं उसकी लिस्ट भी उसके पास मौजूद है। आपको बता दें कि एक दिन पहले ही गोसावी के बॉडीगार्ड प्रभाकर सेल ने टाइम्स नेटवर्क पर वसूली का दावा किया था और कई गंभीर आरोप लगाए थे। प्रभाकर सेल ने दावा किया था कि आर्यन खान वसूली का शिकार हुआ है। भारतीय किसान यूनियन ने आज देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के आह्वान पर किसान सभी तहसीलों और जिला सचिवालयों पर धरना देंगे और राष्ट्रपति के नाम एसडीएम, तहसीलदार और डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदर्शन सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होना है। किसान ये प्रदर्शन लखीमपुर में हुई हिंसा के विरोध में करेंगे। किसानों का कहना है कि लखीमपुर खीरी में सुनियोजित ढंग से 4 किसानों और पत्रकार की हत्या की गई थी और इसको लेकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और टेनी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस प्रदर्शन के दौरान किसान तीनों कृषि कानूनों को भी रद्द करने की मांग उठाएंगे। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को एक कार्यक्रम के दौरान 4 किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई थी। आरोप है कि केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे के काफिले ने ही किसानों को रौंद दिया था। इस मामले को लेकर यूपी में खूब सियासत भी हुई, जिसके बाद अब किसान इस मामले में इंसाफ की मांग को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक अहम बैठक लेने वाले हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली ये बैठक शाम 4 बजे शुरू होगी। इस बैठक में केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में प्रशासन और नीति से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इससे पहले बीते गुरुवार यानी कि 21 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट के साथ एक बैठक की थी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 2 कैबिनेट मंत्रियों ने शासन और नीतियां बनाने को लेकर प्रेजेंटेशन दिया था। इस सीरीज की पहली बैठक 14 सितंबर को आयोजित की गई थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल थे। इस बैठक में दोनों ही मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों से जुड़ी जानकारी पीएम मोदी के सामने रखी थी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक सरकारी योजनाओं को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए ऐसी बैठकें की जा रही है। साथ ही ऐसी बैठकों में शामिल हुए नए मंत्रियों को भी काफी कुछ समझने का मौका मिलता है। दिल्ली में आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली है। आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। कांग्रेस की ये बैठक सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होगी। बैठक एआईसीसी मुख्यालय में होगी, जिसमें कांग्रेस के सभी महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष और राज्य प्रभारी हिस्सा लेंगे। इस बैठक के दौरान विधानसभा चुनाव के लिए सदस्यता अभियान, प्रशिक्षण और रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसी 16 अक्टूबर को हुई CWC की बैठक में संगठनात्मक चुनाव का कार्यक्रम तय करने के साथ ही यह फैसला लिया गया था 1 नवम्बर से कांग्रेस सदस्यता अभियान चलाएगी, जो अगले साल 31 मार्च तक चलेगा। इसके साथ ही फैसला हुआ था कि 14 से 29 नवंबर के बीच महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। अगले साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर शामिल हैं। इन राज्यों में चुनाव से पहले कांग्रेस की इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है।
बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना लौटने के बाद अब आगामी उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। सूत्रों के मुताबिक लालू यादव 27 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान और तारापुर में 2 चुनावी सभाएं करेंगे। लालू की जनसभा के लिए पार्टी स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि 27 अक्टूबर को लालू हेलीकॉप्टर से कुशेश्वर स्थान और तारापुर जाएंगे और पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। बता दें कि 30 अक्टूबर को कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर उपचुनाव होना है और पिछले कुछ दिनों से तेजस्वी यादव भी लगातार इन दोनों सीटों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। खास बात यह है कि लालू 2015 विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार किसी चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए निकलेंगे। 2019 लोकसभा चुनाव और 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान लालू चारा घोटाले के मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद जेल में बंद थे, जिसकी वजह से वो चुनावी गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाए थे। चुनाव को लेकर बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूट चुका है और दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ कुशेश्वर स्थान और तारापुर में उम्मीदवार उतार चुकी हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार भी आज कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनावी सभाएं करेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अयोध्या में हैं। यहां आज वो रामलला के दर्शन करेंगे। इससे पहले अयोध्या पहुंचकर उन्होंने हाईवे स्थित एक होटल में विश्राम किया। सीएम केजरीवाल कल शाम सरयू आरती में भी शामिल हुए। उत्तराखंड और गोवा की तरह वो यूपी में भी चुनावी वादे कर सकते हैं। संभव है कि अयोध्या की धरती से वो राम राज्य को लेकर लोगों से संवाद भी करें। कई मौकों पर खुद को हनुमान जी का भक्त बताते हुए केजरीवाल ने राम राज्य के तहत अपनी सरकार को चलाने की बात कही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के रूट मैप में भी अयोध्या को शामिल किया गया है। हालांकि कोरोना की वजह से अभी योजना स्थगित है। आम आदमी पार्टी इस विधानसभा चुनाव में यूपी में पूरा जोर लगा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे को अहम माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल अयोध्या में भी बिजली, पानी, शिक्षा से जुड़े वादे कर सकते हैं। गुजरात एटीएस ने पाकिस्तान के लिए वसूली करने के आरोप में बीएसएफ के एक जवान को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि जवान पाकिस्तान को देश की खुफिया जानकारियां दे रहा था। इस बात के सामने आने के बाद एटीएस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी जवान जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का रहने वाला है। जवान सज्जाद कच्छ गांधीधाम में बीएसएफ की 74वीं बटालियन में तैनात था। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल बरामद किया है। इस मोबाइल की जाँच की जा रही है। अभी तक इंट्रोगेशन में उनको वो बीएसएफ की जो मूवमेंट होती है, बीएसएफ की ट्रूप्स कहाँ चलती है, वहाँ पे कौन कौन अफसर डिप्लॉय किए हुए हैं, वो अफसर की क्या मतलब जिम्मेदारी है, वो सब आगे वो भेजता है। पाकिस्तानी काउंटर पार्ट किसको भेजता था वो इन्फॉर्मेशन, और जरिया क्या था? जरिया व्हाट्सएप का था, मोबाइल व्हाट्सएप से भेजता था। और पाकिस्तान काउंटर पार्ट कौन था? वो अभी तो अंकल करके बता रहा है, लेकिन उसकी इंट्रोगेशन अभी चालू है। एटीएस ने बताया कि जासूसी का आरोपी 2012 में बतौर कांस्टेबल बीएसएफ में शामिल हुआ था। बीएसएफ के जवान को कथित तौर पर पैसे के बदले कच्छ भुज में बीएसएफ मुख्यालय से पाकिस्तान में एक हैंडलर को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। एटीएस अधिकारियों ने बताया कि सज्जाद व्हाट्सएप मैसेज के जरिए खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेज रहा था। देश के सबसे बड़े अस्पताल में दिल्ली पुलिस ने नर्सिंग और प्री मेडिकल स्टूडेंट्स को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। 3 दिन के इस ट्रेनिंग कैंप में करीब 1000 छात्राओं को सेल्फ डिफेंस में ट्रेन किया गया। देश भर में लाखों लड़कियों को ट्रेन करने वाले लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके शिव कुमार कोहली और दिल्ली पुलिस की लेडी सिंघम एसआई किरण ने इन छात्राओं को छोटी छोटी टेक्निक से आत्म सुरक्षा का पाठ सिखाया और बताया कि कैसे उनके हाथ का मोबाइल, हेयर पिन, उनके कॉलेज का बैग उनका हथियार बन सकता है। किसी अनचाही स्थिति में ये छात्राएं इन हथियारों का इस्तेमाल कर अपना बचाव कर सकती हैं। इस कैंप में आई छात्राओं ने माना कि वो अक्सर अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं और इन तीनों की ट्रेनिंग ने उनके अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास भर दिया है। इन छात्राओं को न सिर्फ लड़ने और फिट रहने की ट्रेनिंग यहाँ दी गई, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से कैसे मजबूत बनना है उसके लिए भी खास बातें बताई गई हैं। इस कैंप में इन छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, दिल्ली पुलिस की डीसीपी साउथ बेनीता मैरी जयकर भी पहुंची और इन छात्राओं को आत्म सुरक्षा का महत्व समझाया। और आइए अब देखिए आपके काम की खबर। देश में त्योहारों का सीजन चल रहा है। अगले महीने दीपावली और छठ पर्व आने वाले हैं। ऐसे में अपने घरों से दूर रहने वाले त्योहार के मौके पर अपने घर जाना चाहते हैं। भारत में इसके लिए रेलवे का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, जिसके कारण त्योहारों के सीजन में रेलवे में काफी भीड़ हो जाती है और लोगों को त्योहार की छुट्टियां मनाने के लिए घर जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इसे देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों को सुविधा देने के लिए 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। पूर्व मध्य रेलवे के जरिए चलाई जा रही इन 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के कुछ डिब्बे अनारक्षित श्रेणी के होंगे। पूर्व मध्य रेलवे के जरिए इन 13 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का संचालन आज से किया जा रहा है। रेलवे ने इस दौरान सफर करने वाले सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि यात्रा के दौरान सभी यात्री कोरोना रोकथाम के लिए सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन का पालन जरूर करें। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए एक बड़ी खबर है। पीएम किसान स्कीम में तेजी से बढ़ते फर्जीवाड़े पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने जरूरी कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने पीएम किसान स्कीम के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अगर आप भी पीएम किसान स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो अब आपके पास राशन कार्ड होना जरूरी है। यानी आप बिना राशन कार्ड के इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते। राशन कार्ड के बिना आपको 2000 रुपए का फायदा नहीं मिल पाएगा। जो भी किसान इस स्कीम में नया रजिस्ट्रेशन कराएगा उसको राशन कार्ड का नंबर देना जरूरी होगा। पीएम किसान योजना में अब तक 9 किस्तें मिल चुकी हैं और सरकार जल्द ही 10वीं किस्त भी जारी करने जा रही है। इस स्कीम के तहत सरकार किसानों को सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। 11 करोड़ 37 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। सरकार ने 1.58 लाख करोड़ रुपए इस स्कीम के तहत ट्रांसफर किए हैं। उत्तराखंड के युवाओं के लिए काम की खबर है। राज्य में जल्द ही 1536 पुलिस जवानों की भर्ती की जाएगी, जिसको लेकर जल्द ही विज्ञप्ति जारी होने वाली है। इसकी जानकारी नैनीताल दौरे पर पहुंचे पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने दी है। उत्तराखंड पुलिसिंग को मॉडर्न और स्मार्ट पुलिस बनाया जाएगा। इसके लिए सिपाहियों की भर्ती होने जा रही है। सिपाहियों की भर्ती के बाद पुलिस बल पर पड़ने वाला दबाव कम होगा। उत्तराखंड में जवानों की काफी कमी है, जिसके चलते सिपाहियों को छुट्टी नहीं मिल पाती। इससे जवानों पर काम का दबाव पड़ता है। पुलिस जवानों पर शारीरिक और मानसिक दबाव ना पड़े, इसको लेकर विस्तृत कार्य योजना बन रही है। तो अगर आप भी पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो आपका ये सपना सच हो सकता है। नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश की तरफ से नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। एनएचएम ने स्टाफ नर्स के 2445 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। पिछले दिनों इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। योग्य उम्मीदवार 9 नवंबर 2021 तक स्टाफ नर्स के इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवारों का चयन भर्ती परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर किया जाएगा। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास बीएससी नर्सिंग की डिग्री या संबंधित फील्ड में डिप्लोमा होना चाहिए। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों का स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता और उम्र सीमा के बारे में जानकारी के लिए आप इस भर्ती का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए स्टाफ नर्स के पद पर आवेदन निःशुल्क है। किसी को भी इन पदों पर आवेदन के लिए किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। देश को नवंबर के आखिर तक एक और कोरोना की वैक्सीन कॉर्बेवैक्स मिल सकती है। इस टीके को बना रही हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की एमडी महिमा डेटला ने बताया कि कंपनी शुरुआत में इसके 10 करोड़ डोज तैयार कर रही है। फिलहाल तैयार की जा रही खुराकों को हिमाचल प्रदेश के कसौली स्थित सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी में नियामक परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। कॉर्बेवैक्स एक आरबीडी प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है। वर्तमान में इसका वयस्कों के लिए एक दूसरे और तीसरे चरण का परीक्षण चल रहा है। तीसरे चरण में इस वैक्सीन का पहले से लाइसेंस प्राप्त वैक्सीन से तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। भारत ने हाल ही में 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल किया है और ये तेजी से आगे बढ़ रही है। कोरोना वैक्सीन कॉर्बेवैक्स के आने के बाद टीकाकरण का अभियान और तेज हो सकेगा। और अब बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुलवामा में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। कल अमित शाह पुलवामा जिले के लेथपोरा में सीआरपीएफ कैंप पहुंचे, जहां उन्होंने सीआरपीएफ कैंप में सेना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ खाना खाया और उनसे बात भी की। गृह मंत्री ने जानना चाहा उन्हें किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने रात्रि विश्राम भी कैंप में जवानों के साथ ही किया। गृह मंत्री अमित शाह ने जिन जवानों से बात की उनसे टाइम्स नाउ नव भारत संवाददाता रविकांत ने खास बात की। मिनिस्टर आपके बगल में बैठे खाने की टेबल पर आपसे बातचीत की, कैसा फीलिंग है आपकी? सबसे ये हो गए सर, हमारे मनोबल साहब आने से और बढ़ गए। क्या पूछा, आपसे बात कर रहे थे, क्या पूछा घर परिवार के बारे में? आप थोड़ा भावुक लग रहे हैं। ये कैसा काम चल रहा है, कहाँ आप किस जगह काम कर रहे हैं?
पूछा आप लोगों को किस प्रकार की दिक्कतें हैं? नहीं, दिक्कत तो नहीं, बढ़िया चल रही है। जब आप आ रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा, मैं बगल में खड़ा था आपके, कि कहाँ के रहने वाले हो, कैसे हो, कब आए यहाँ पे, कब से पोस्टिंग है? मैं यहाँ से 3 साल से काम कर रहा हूँ सर। मतलब बढ़िया जगह है। अच्छा, वीरेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ हैं। वीरेंद्र जी से भी उन्होंने बातचीत की। बगल में एलजी महोदय बैठे थे। वीरेंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और क्या कुछ पूछा एचएम ने आपसे? मैं वैसे तो दिल्ली का रहने वाला हूँ प्रॉपर। एचएम जी ने यही पता किया था कि कैसा लग रहा है यहाँ पे, मैं आपके बीच में आया हूँ। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो होम मिनिस्टर साहब हमारे पास आए और हमारा उसका जो उपजाई किया उन्होंने। आपको लगता है कि हौसला बुलंद किया? जी, आपके बगल में बैठे जो आप लोगों का मनोबल है और ज़्यादा ऊंचा हो गया है। जी राइट सर। चलिए, आईटीबीपी के भी जवान टेबल पर बैठे हुए थे। आईटीबीपी के जवानों से भी उन्होंने बातचीत की। कैसा लग रहा है? होम मिनिस्टर सामने बैठे हुए थे, एक अद्भुत फीलिंग आप लोगों? सर काफ़ी अद्भुत फीलिंग, काफ़ी अच्छा लग रहा था सर। कुछ ये अविश्वसनीय पल थे जो सर के साथ टेबल शेयर किया, उनके साथ डिनर किया सर। काफ़ी कुछ उन्होंने पर्सनल बारे में पूछा, कहाँ से हैं, जॉब कितने साल हो गई, कहाँ रहते हैं, काफ़ी कुछ पूछ रहे थे सर। काफ़ी अच्छा लगा उसके साथ यहाँ पे बैठ के। आप लोगों के लिए होम मिनिस्टर का एक खाने की टेबल पर बैठना, बगल में एलजी का बैठना, क्या मायने रखता है? क्या सर काफ़ी अच्छा मैसेज है सर। हमारे लिए तो काफ़ी अच्छा, काफ़ी अविश्वसनीय हमारा उत्साह जो ऐसे और अच्छा लगता है सर के साथ। खाने की टेबल पर दीपक कुमार भी थे। दीपक जी से भी एक बार हम बातचीत कर लेते हैं। दीपक जी, आप तो जस्ट बगल में ही बैठे थे, बार-बार आपसे बातचीत कर रहे थे। बात कर रहे थे। क्या कहा? सर पूछ रहे थे हमारे कहाँ के रहने वाले हैं, फिर हमारे पोस्टिंग के बारे में, कितनी साल सर्विस हुई, फर्स्ट पोस्टिंग में कहाँ थे, सेकंड में कहाँ थे, क्या ड्यूटी है, ये पूछ रहे थे। कश्मीर के बारे में पूछ रहे थे। किस प्रकार की चुनौतियाँ हैं, कैसे ड्यूटी चल रही है? जी सर, ड्यूटी के बारे में पूछ रहे थे। उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी के लिए पूछ रहे थे कि वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी तुरंत मिल जाती है या नहीं। कुपवाड़ा में हम रहते हैं। आपके लिए तो ये जीवन का सबसे यादगार लम्हा होगा। जी सर, बिल्कुल सर, हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा सर। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ सर। तो दीपक कुमार जी, आप कहाँ के रहने वाले? सर हम वाराणसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वाराणसी प्राइम मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी से? जी सर। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों का मनोबल और बढ़ गया है उनके आने से? बहुत सर, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। हम लोगों का अभी पीआई ट्रेनिंग यहाँ चल रहा है, तो ट्रेनिंग के दौरान मतलब कि हम लोग जो सीखे हैं बढ़िया सीखे हैं, और उनके आने पर हम लोगों का मनोबल और बढ़ गया है। हमारे साथ डिनर कर रहे हैं, उससे हम लोगों का मनोबल बढ़ रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि होम मिनिस्टर, गृह मंत्री हमारी आंखों के सामने बैठे हैं, जिनको हम हूबहू देख सकते हैं। तो ये हमारे बल के लिए, हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है। रविकांत हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। रविकांत, जब खुद गृह मंत्री इस तरह से जवानों के बीच जाएं, उनके साथ खाना खाएं, उनके साथ बातचीत करें, उनसे उनकी परेशानी को जानें, तो जवानों के अंदर भी मनोबल और ज़्यादा बढ़ जाता है। उनको लगता है कि हाँ, वो जो फासला दूर से दिखता है वो फासला दरअसल है नहीं। बिल्कुल हिमांशु, और ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है जवानों के लिए, क्योंकि अक्सर बड़े ऑफिसर्स मिलने के लिए होम मिनिस्ट्री जाते हैं, लेकिन जवान जो दूर दराज के इलाकों में, बॉर्डर एरिया में पोस्टेड हैं, उनसे जाकर मिलना, होम मिनिस्टर का उनके कैंप में पूरी रात रुकना, ये वाकई उनके लिए मायने रखता है। और जिन जवानों के साथ उन्होंने भोजन किया, उनसे भी हमने बातचीत की, उनसे पूछा कि उनका अनुभव कैसा रहा। सभी जवान बहुत खुश थे। उनका ये कहना था कि होम मिनिस्टर ने हम पूछा कि आप कितने दिनों से यहाँ पर हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है, मेडिकल की फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है या नहीं है, आपके घर परिवार में कौन कौन है। तो उनके परिवार से सीधा जुड़ने का, जो कनेक्ट करने का जो प्रयास किया गया के द्वारा, ये वाकई जवानों के बीच में उनके मनोबल को बहुत बढ़ाने वाला है। और सारे जवान केंद्रीय गृह मंत्री और मनोज सिन्हा को अपने बीच में पाकर बहुत खुश थे। एक मैसेज था कि पुलवामा जो अटैक हुआ, जो सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, उसकी कैंप पूरी रात बिताना। मैं रविकांत कुछ देर के लिए रोकता हूं आपको, मैं आपसे बात करूंगा। ये हम सीधी तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। जैसा कि हम बता रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे, और ये वो तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। पुलवामा में
शहीद जवानों को, उन जवानों को जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, अपने प्राणों की आहुति दे दी, देश की रक्षा करते हुए, दुश्मनों से लोहा लेते हुए अपनी जान गंवा दी और शहीद का दर्जा प्राप्त किया, उनको श्रद्धांजलि देते हुए। और यहाँ पर आप देखेंगे बाकायदा यहाँ पर सलामी दी जा रही है शहीद जवानों को। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर, और आज एक बार फिर आप देखेंगे, कल भी इसी अंदाज में गृह मंत्री अमित शाह नजर आए थे। जो कश्मीरियों की पारंपरिक वेशभूषा होती है उसी में ही कुर्ता, और आज भी इसी वेशभूषा में पुलवामा में शहीद स्मारक पहुंचे हैं, जहां शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और के पीछे आप देखेंगे गृह मंत्री अमित शाह के सीधे हाथ की तरफ, तो वहां जवान हैं। रविकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। देखिए हिमांशु, 3 दिनों का कार्यक्रम था और इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी कि केंद्रीय गृह मंत्री पुलवामा जाएंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने कल जब जवानों के साथ रात्रि भोजन किया उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं यहीं रुकूंगा पूरी रात, और जितने भी हमारे जवान देश की सुरक्षा में शहीद हुए उनको एक तरीके से हमारी श्रद्धांजलि है, और सुबह मेमोरियल पर जाकर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद ही दिल्ली वापस लौटूंगा। तो 3 दिनों तक लगातार घाटी में उनकी प्रेजेंस रही, और इस प्रेजेंस से जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं उनका मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ा है अपने बीच में केंद्रीय गृह मंत्री को पाकर। इसके साथ ही कल उन्होंने एक गैदरिंग में जो सीआरपीएफ के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, आर्मी के जवान हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान थे उनको संबोधित किया, और उन्होंने कहा कि राष्ट्र जो है वो कृतज्ञ रहेगा आपके योगदान के लिए, और जिस तरीके से आप बॉर्डर पर ड्यूटी करते हैं इसीलिए रात में भारत जो है पूरा देश चैन की नींद सोता है। मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे व्यक्तिगत रूप से भी बहुत खुशी हो रही है, और जितने भी जवान शहीद हुए हैं वो आगे लगातार जिस जोश और जज्बे के साथ काम कर रहे हैं उसके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है, और सरकार ये मैसेज देने का प्रयास कर रही है कि जवान के हर सुख दुख में वो कंधे से कंधे मिलाकर चलेगी। और जो हम तस्वीरें भी देख रहे हैं हिमांशु की, ये पुलवामा का लिथोपुरा सीआरपीएफ कैंप है, और यहाँ पे सीआरपीएफ की पूरी बटालियन है, और खुद जो है सीआरपीएफ डीजी भी वहाँ पर मौजूद थे, केंद्रीय गृह मंत्री थे, और इसके साथ ही तमाम जो आला अधिकारी पूरी रात वहाँ पर कैंप किए। आप सोचिए जो एक आम जवान है उसके लिए ये बहुत बड़ा मोमेंट होता है कि वो होम मिनिस्टर के साथ अपनी बातों को साझा करे, और आज सुबह वो श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वहां से सीधे श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, और तकरीबन 9:30 बजे वो यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, और जैसे हम मनोबल की बात कर रहे थे कि जवानों का मनोबल बढ़ता है जब वो देखते हैं कि गृह मंत्री वो शख्स जो पूरे देश की रक्षा की बागडोर जिनके हाथ में है, अब वो अग्रिम चौकियों तक पहुंचते हैं। सीआरपीएफ जवानों के साथ, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ उन जवानों के साथ जो देश की रक्षा करने के लिए दिन रात मुस्तैद रहते हैं, उनके साथ जब रात में उनके यहाँ विश्राम करते हैं, बातचीत करते हैं, खाना खाते हैं, तो इसका बहुत अलग इम्पैक्ट पड़ता है, और वो इम्पैक्ट बहुत कारगर भी साबित होगा जवानों के लिए। रविकांत,
तो देखिए, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह अब वहां से वापस जाता और ये पौधा देखिए, पौधारोपण यहाँ पर किया जा रहा है, पेड़ यहाँ पर लगाया जा रहा है। अब बाकायदा रंगोली से साज सज्जा की गई है, पौधे को यहाँ पर रोपा गया और पहले श्रद्धा सुमन अर्पित किए जो शहीद स्मारक है वहाँ पर, और वहाँ से जब वापस लौट रहे थे तो उसके बाद यहाँ पर एक पौधा लगाया और ये वो तस्वीरें आपको सीधे हम दिखा भी रहे हैं जहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने पौधारोपण किया और अब वहाँ से वापस जाते हुए। यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।